अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज एंड द बैंक ऑफ पंजाब। मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शहबाज अशरफ। ईरान जंग की गैर यकीनी सूरत हाल के बाद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। पहले मार्केट का जायज़ा लें तो इस हफ्ते का आगाज़ शदीद मंदी से हुआ बिकॉज वीकेंड पे जंग शुरू हो गई थी और मार्केट जब खुली तो सीधा 16,000 पॉइंट्स नीचे या 10% के जो लॉक्स हमको नज़र आए और इंडेक्स 1,52,000 पर नज़र आया। हॉल ट्रिगर हुआ और उसके एक घंटे बाद जब ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ तो हमने कुछ रिकवरी देखी। मार्केट 157,000 तक आई, लेकिन चूँकि प्रेशर काफ़ी था ये सस्टेन नहीं कर सका और इंडेक्स 9.6% नीचे बंद हुआ। उसके बाद हमने देखा कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को थोड़ी सी रिकवरी नज़र आई। But in the end, who took the week? Let's find out in Bulls or Bears, presented by the Bank of Punjab. So Bears took the week और हफ्ते के इख्तिताम पे KSE 100 इंडेक्स was down 10,566 पॉइंट्स या 6.3% और क्लोज हुआ है 157,496 पे। इस हफ्ते के टॉप गेनर्स और लूजर्स पे भी नजर डाल लेते हैं। इस हफ्ते सबसे ज़्यादा इजाफा अटक रिफाइनरी की स्टॉक प्राइस में हुआ विच इज़ अप 4.4%। मारी एनर्जीज वाज अप 2%। के इलेक्ट्रिक की स्टॉक प्राइस में 2% का इजाफा नजर आया। DHPL वाज अप 1.7% और हम नेटवर्क की स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 1.1% का इजाफा हुआ। टॉप लूजर्स की तरफ नजर डाली जाए तो इस हफ्ते सबसे ज़्यादा कमी JVDC की स्टॉक प्राइस में हुई। इट वॉज डाउन 19.8%। कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स वॉज डाउन 19.5%। अस्करी बैंक 18.1% नीचे रहा। SS ऑयल मिल्स वॉज डाउन 17.2% और पाक इलेक्ट्रॉन की स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 16.8% की कमी हुई। सो इस हफ्ते मार्केट में इतनी मंदी की वजह क्या थी? लेट्स फाइंड आउट इन द बिग स्टोरी। सो एज़ यू ऑल नो, इस हफ्ते की बिगेस्ट स्टोरी ऑफ कोर्स वाज द ईरान वॉर और उसके बाद हमने इसका जो फॉलो आउट देखा है वो ऑयल प्राइसेस पे नज़र आ रहा है। US क्रूड इज़ अप ऑलमोस्ट 25%। अगर हम इसकी $84 की प्राइस देख लें जो फ्राइडे आफ्टरनून को जब हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे थे तो उस वक्त ये $84 क्रॉस कर गया था और ब्रेंट भी तकरीबन 20 से 25% ही बढ़ चुका है। अच्छा, इसके अलावा एक सेंटिमेंट पहले ही बेरिश था बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, वो भी अभी जारी है तो उसने भी ओवरऑल सेंटिमेंट को बेरिश ही रखा। इस हफ्ते कुछ डेटा भी अनाउंस हुआ है तो उसमें भी नज़र डाल लेते हैं। इन्फ्लेशन का डेटा अनाउंस किया गया। CPI फरवरी 2026 में 6.98% रही वर्सेस 5.8% इन जनवरी 2026 और इस तरह से इस फिस्कल ईयर के 8 महीनों में अब इन्फ्लेशन 5.46% पर आ गया है वर्सेस 5.85% इन 8 months ऑफ FY25। सो अभी तो शहबाज इन्फ्लेशन थोड़ा कंटेंड है, लेकिन ऑफकोर्स जो सिचुएशन इवॉल्व हो रही है ईरान वॉर की और जो ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, वील हैव टू वेट एंड सी कि ये इसका क्या इम्पैक्ट होता है। अगर पहले वाला देख लीजिए, इन्फ्लेशन देखें वो द मंथ ऑफ फेब अराउंड 7% आई है और हम एक्सपेक्ट इतनी कर रहे थे। उसमें जो थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ थी, डिस्पाइट ऑफ रमज़ान फैक्टर फूड इन्फ्लेशन नेगेटिव है बाई अबाउट 0.9%। बट हमने पहले भी जिक्र लास्ट प्रोग्राम में करा था कि जो आपकी जो इन्फ्लेशन है इस महीने की वो ड्राइव होगी फ्रॉम हायर इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। हमने देखा है कि वो 10% से बढ़ी, इसकी वजह से इन्फ्लेशन 7.7% आई है। सो अगर आप मार्च देखें, मार्च में जो इन्फ्लेशन में लास्ट ईयर देखी थी अराउंड अंडर 1% थी, तो दोबारा लो बेस इफेक्ट किक इन होगा। सो वी कैन एक्सपेक्ट जो इन्फ्लेशन होगी फॉर द मंथ ऑफ मार्च ऑन हाई साइड हो सकती है। जहाँ तक आपने बात करी बिकॉज जो चीज़ें इंटरनेशनली हो रही हैं, स्पेशली ऑयल प्राइस का जो हमारे इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे है, अगर आप देखें फॉर एवरी $10 इंक्रीज इन हायर ऑयल प्राइसेस उस पर हमारा डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे होता है तकरीबन 25-30 बेसिस पॉइंट होता है। पर जो सेकेंडरी इम्पैक्ट है बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, हाई ट्रांसपोर्ट प्राइसेस, उसकी वजह से इम्पैक्ट बढ़ सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो ऑयल प्राइस सस्टेनेबल कितनी होती है। अगर यहाँ से प्राइसेस थोड़ी सी हमने देखी है कि पिछले हफ्ते 20-25% बढ़ चुके हैं, मेंशन भी करा, अगर सस्टेनेबल रहती है तो आपके जो इंडिकेशंस हैं, जो आपके इम्पैक्ट हैं ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक, वेदर इट्स करंट अकाउंट और वेदर इन्फ्लेशन, वो हम देख सकते हैं। बट अभी जो है कि बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट जो इन्फ्लेशन होगी आपकी अगले महीने ऑन द हाई साइड हो सकती है और हम देख सकते हैं अगले 2-3 महीने जो इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 8 से 9% रहेगी। सो फिलहाल ये लग रहा है कि जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो 6 to 7% अचीव हो सकता है। बट अगर ऑयल प्राइस ऑन द हाई साइड रहती हैं देन दिस कैन बी लिटिल बेयरिश फॉर द मार्केट ओवरऑल। ओके, अच्छा, इसके अलावा ट्रेड के नंबर्स भी सामने आए हैं और ट्रेड बैलेंस की बात करें तो फरवरी 2026 में हमने डेफिसिट देखा है $2.98 बिलियन का विच इज़ अप 8% मंथ ऑन मंथ और इस तरह से ट्रेड बैलेंस अगर हम 8 मंथ्स की बात करें इस फिस्कल ईयर की तो ट्रेड डेफिसिट $25 बिलियन तक पहुंच गया विच इज़ अप 25% ईयर ऑन ईयर। एक्सपोर्ट्स के नंबर्स पे नज़र डाली जाए फरवरी की तो एक्सपोर्ट्स पर एट $2.27 बिलियन विच इज़ डाउन 26% मंथ ऑन मंथ एंड इट इज़ डाउन 9% ईयर ऑन ईयर। उस तरह से
8 months ऑफ दिस फिस्कल ईयर जो एक्सपोर्ट्स के नंबर्स हैं वो $20.46 बिलियन के हैं, विच इज़ डाउन 7% ईयर ऑन ईयर। और इंपोर्ट्स के नंबर भी चेक कर लेते हैं। फरवरी 2026 में इंपोर्ट्स वर एट $5.25 बिलियन, विच इज़ डाउन 10% मंथ ऑन मंथ, विच एक अच्छी बात है ये, और 2% भी डाउन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और 8 मंथ्स की इंपोर्ट्स अब हम देख रहे हैं कि $45.5 बिलियन तक पहुंच गई है, विच इज़ अप 8% ईयर ऑन ईयर। तो फिलहाल तो ट्रेड बैलेंस जो है ठीक है, ट्रेड डेफिसिट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो विद इन रेंज नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो ये वॉल्यूम सिचुएशन है, अगर यहाँ से ऑयल और बढ़ता है तो इंपोर्ट जो हमारा फिगर है वो बढ़ जाएगी। देखिए, जहाँ तक आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की बात करी और 8 मंथ बेसिस, तो मैं एक्सपेक्ट ही करें चीज़ें आपकी बढ़ेंगी। और आप बिकॉज आपने ये भी देखा है आपकी एक्सपोर्ट जो नीचे हैं फॉर द 8 मंथ बेसिस, में मेजर रीज़न टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स ऊपर है बट फूड एक्सपोर्ट्स काफ़ी नीचे, जिसके हमने देखा कि आपकी जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स है वो नीचे हैं। अगर आप गोइंग फॉरवर्ड देखें, अगर ऑयल प्राइसेस हम अगर नंबर यहाँ कोट कर लें, फॉर एवरी $10 इंक्रीज़ इन ऑयल प्राइसेस, हमने तो यहाँ देखा है $20 बढ़ गए ऑलमोस्ट, तो तकरीबन फॉर एवरी $10 जो आपका इंपोर्ट्स में जो इम्पैक्ट आता है तकरीबन वो $2 बिलियन का आता है। तो ये देखना है कि आपका जो करंट अकाउंट का जो हमारा टारगेट है पूरे साल का, जो हम एक्सपेक्ट पहले कर रहे थे अराउंड $2 बिलियन का था, अगर बिकॉज ऑफ हाई ऑयल प्राइसेस ये 4 अरब भी हो सकता है। तो लग रहा है कि $4 अरब भी सस्टेनेबल हो सकता है। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, बिकॉज स्टेट बैंक का नंबर यही था और एक्सपेक्ट भी कर रहे थे ये नंबर ऑन द हाई एंड रहेगा। बट यहाँ से अगर प्राइसेस मजीद बढ़ती हैं तो फिर आपकी रिजर्व्स हिट होंगे, और फिर रिजर्व्स अगर हिट होंगे तो ये इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन भी मजीद आएगा और आपकी करेंसी भी मजीद आ सकता है, जो एक नेगेटिव हो सकता है फॉर द मैक्रो इकोनॉमिक गोइंग फॉरवर्ड। ओके, अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। आज हमको ज्वाइन कर रहे हैं आसिम वहाब, जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं एट NBP फंड्स। आसिम साहब, वेलकम टू द शो। जी सलाम शुजा, गुड टू बी बैक। वालेकुम सलाम। नाउ बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है और ज़ाहिर हम आपसे मुश्किल सवाल ही पूछेंगे, क्योंकि हमने इस हफ्ते जो मार्केट में ड्रॉप देखा है, एक रिकॉर्ड ड्रॉप। पहले दिन हमने 16,000 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 9.5% की मंदी देखी। कुछ मार्केट रिकवर हुई है, बट लास्ट डे पे चूँकि वीकेंड था, फिर ये सारा सिलसिला वीकेंड पे शुरू हुआ था, तो इन्वेस्टर्स ने दोबारा थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग ही को तरजीह दिया है। नाउ पहले ये जो सिचुएशन है इसको डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज इसका असर डायरेक्टली ऑयल प्राइसेस पे आ रहा है। और हम जब ये रिकॉर्ड करने बैठे थे तो उस वक्त ब्रेंट $87 क्रॉस कर गया था, और इवन US क्रूड भी $84 से ऊपर चला गया था। और हमने देखा ये है कि तकरीबन मोर देन 20% एक हफ्ते में क्रूड प्राइसेस बढ़ गई हैं। और एक चीज़ ये हुई है, फ्राइडे को, थर्सडे से ही शुरू हो गई थी, कि द गैप बिटवीन US क्रूड और ब्रेंट वो भी बड़ा नैरो हो गया है। तो अब एक और भी डेवलपमेंट हुई है, वो भी बता दें और उसको भी डिस्कस कर लेंगे कि हमारी गवर्नमेंट भी जो है वो अब सोच रही है कि जो ऑयल प्राइसेस तेज़ी से बढ़ी हैं तो 2 हफ्ते वाला जो फार्मूला है वो तो काम नहीं चलेगा उससे। तो फ्राइडे को एक मीटिंग हुई है और उसमें फाइनली ये ख़बर सामने आ रही है कि वज़ीर आज़म साहब ने इस बात पे एग्री कर लिया है कि अब वीकली प्राइस रिवीजन होगा। इसका मतलब है कि लास्ट रिवीजन संडे को हुआ था, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सैटरडे नाइट को ये अनाउंसमेंट आएगी। तो इस सारी सूरत हाल को आप कैसा देख रहे हैं, और आप क्या समझते हैं अगर एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ होता है यहाँ से लोकल पेट्रोलियम प्राइसेस में, पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती है, अब कितनी बढ़ती है वील वेट एंड सी। इसमें आप बताइए कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है और उसका क्या असर होगा महंगाई पे। और फिर बहुत सारे सवाल मैं एक साथ आपसे कर रहा हूँ, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी है। चलिए पहले मैं यहाँ रुक जाता हूँ कि अब आप क्या समझते हैं कि कितना बड़ा इंक्रीज़ आप समझते हैं कि हो सकता है पेट्रोल और डीजल की प्राइस में। जी देखें, जो एस्टिमेट्स अगर आपने मीडिया रिपोर्ट्स भी पढ़ी हो तो दे आर वेरिंग बिटवीन 20 to 40 रुपीस के दरमियान का आप हाइक देख सकते हैं पेट्रोल एंड डीजल दोनों के प्राइसेस में, एंड दैट इज व्हाट द हाइक शुड बी। बट इट्स बेटर कि इसको जो है, जैसे आपने कहा कि ये वीकली बेसिस पे इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए प्राइस हाइक्स को, रादर दैन के फोर्टनाइटली बेसिस पे हो, क्योंकि एज अ इम्पोर्टिंग कंट्री जो पाकिस्तान जो है इतने बड़े डेफिसिट्स को जो है लंबे टाइम के लिए कैरी नहीं कर सकते, उसका अगेन इम्पैक्ट ऑन सर्कुलर डेट आता है। तो इट्स बेटर के कंसिडरिंग दी स्पेशल सिचुएशन इसको जो स्पेशल मेजर्स लेने पड़ेंगे उसमें, और काफ़ी सारे डिफरेंट मेजर्स भी डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि ये फोर्टनाइटली की बजाय जो है वीकली ये हो जाएगा, तो दैट इज़ वेरी लाइकली कि वीकली बेसिस पे ही जो है वो आपको जो है वो प्राइस इंक्रीमेंट्स में जो है वो आपको इजाफा मिलेगा। बट दैट वुड आल्सो मीन कि जब भी यानी कि सिचुएशन सेटल डाउन होती है तो वो फिर इम्पैक्ट भी उसका इमीडिएट आएगा और उसका रिलीफ भी आपको जल्दी फौरन मिलेगा। अच्छा, आपने जैसे कहा ना कि स्पेशल सिचुएशन है, अब हमें मालूम है कि हमारा रिव्यू चल रहा है IMF के साथ, तो इस सिचुएशन में आप समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट बात करे
चूँकि वर्चुअल टॉक्स अभी भी जारी हैं, तो एक थोड़ा कुशन करने के लिए लोगों को और उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे कम करने के लिए पीडीएल में थोड़ा रूम आप समझते हैं कि होगा, और गवर्नमेंट आईएमएफ से बात करेगी कि हम थोड़ा सा कुशन प्रोवाइड करें अगर वो इजाज़त दे कि हम पीडीएल थोड़ा कम कर दें? इसकी पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं? जी, इसकी पॉसिबिलिटी भी एक्सरसाइज की जा सकती है, और इनफैक्ट आज जितने भी काफ़ी रिपोर्ट्स इनफैक्ट सर्वेज विद रिगार्ड्स टू इंटरेस्ट रेट भी शेयर हुए थे, तो आई थिंक कि दोनों साइड पे जो है वो आई एम श्योर कि आईएमएफ से अगर बात की जाएगी और वो आई एम श्योर की जाएगी, तो दोनों साइड पे विद रिगार्ड्स टू इन्फ्लेशन के इन्फ्लेशन जो है इट इज़ बिकॉज ऑफ अ सप्लाई एंड इवेंट ड्रिवन इन्फ्लेशन, तो इट्स नॉट डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन। तो उसकी वजह से आई थिंक कि इंटरेस्ट रेट्स और टू दी एक्सटेंट कि कितना हाइक जो है वो किया जाता है पेट्रोल प्राइसेस में, इसमें पीडीएल का क्वेश्चन को इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों ऑप्शन जो है ये बिल्कुल आईएमएफ से डिस्कस किए जाएंगे, और आई एम श्योर कि आईएमएफ भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा, स्पेशल सिचुएशन को जो है अप्रिशिएट करेगा, और उसमें कहीं ना कहीं जो है हमें डेफिनेटली लीवे देगा। अच्छा, लेकिन आसिफ साहब ये बताइए कि कोई वर्किंग आई एम श्योर कि आप लोगों ने की होगी कि अगर फ़र्ज़ करें इतना परसेंटेज से प्राइस बढ़ती है पेट्रोल की या डीजल की, तो इसका इतना इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन पे, तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं? जी, ब्रॉडली इफ आई रिकॉल द नंबर्स करेक्टली, तो अगर जब आपके $10 पर बैरल का इंक्रीज आता है इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस में, उसके मुख्तलिफ इम्पैक्ट्स को देखते हुए मतलब डेफिनेटली ये जब मार्जिन्स के जो डिफरेंस होता है वो सेपरेट होता है, बट अगर लेट्स से के मार्जिन्स जो आपके एक नॉर्मल $15 to $20 पर बैरल के अगर चल रहे हैं बिटवीन मोटर गैसोलीन एंड हाई स्पीड डीजल एंड अदर प्रोडक्ट्स, तो फिर उसकी नॉर्मल मार्जिन को मेंटेन करते हुए तकरीबन 0.2-0.3% का जो है वो एक डायरेक्ट इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। और रफली करंट अकाउंट पे जो है इसका जो इम्पैक्ट आता है तकरीबन अबाउट $1.8-1.9 बिलियन का, जो पाकिस्तान की करंट इंपोर्ट सिनेरियो चल रहा है उसमें 1.8 से 2 बिलियन डॉलर्स का आप रख लें। बट यहाँ पे थोड़ा सा ये भी होता है कि जहाँ पे भी ये इंक्रीज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस आता है, तो यू नो के जिस तरह के मेजर्स अब लिए जाएंगे, फॉर एग्जांपल प्राइस हाइक्स होंगे और कुछ और, जैसे आपको पता है कि मेजर्स की बात हो रही है डिमांड को एड्रेस करने के लिहाज से, तो उसमें कहीं ना कहीं डिमांड की एड्रेसिंग भी होती है, तो वो जो $2 बिलियन या $1.8 बिलियन होते हैं वो स्लाइटली कम भी हो सकता है। उसका इम्पैक्ट जो है वो मे बी 5% 7% जो है बिकॉज ऑफ द डिमांड मॉडरेशन जो है, तो आपको वहाँ पे थोड़ी सी सेफ गार्ड में मिल सकता है। तो बट ब्रॉडली जो है वो $10 हाइक जो है तकरीबन आपका 1.8 से 2 बिलियन का करंट अकाउंट में इम्पैक्ट। अच्छा आसिफ, ये बताएं कि हमें ये मालूम है बिकॉज ऑफ यूएस ईरान सिचुएशन काफ़ी इसकी जो इम्प्लीकेशन ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक साइड काफ़ी ज़्यादा हैं। सो हमने ये भी देखा कि इस हफ्ते जो मेजर सेलर्स मार्केट में रहे वो म्यूचुअल फंड्स ही थे, और उसकी मेजर रिडेम्पशन हमने मंडे को देखी। तो ये सूरत हाल देखते हुए आप इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस करते हैं कि क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी द बेस्ट प्लान ऑफ स्ट्रैटेजी गिवन द यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट व्हिच इज इवॉल्विंग एवरी डे? देखिए, इसमें आपको एक सजेशन ये दूंगा कि जिस तरह से फर्स्ट डे आपका रिएक्शन था वो बहुत ही एक पैनिक सेलिंग का रिएक्शन था, उससे आज आपने देखा कि मार्केट में 10,000 पॉइंट्स की रिकवरी भी थी। आज फिर थोड़ी सी डाउन थी बिकॉज ऑफ द फैक्ट के ऑयल प्राइसेस एंड द सिचुएशन इज स्टिल क्वाइट वॉलेटाइल। लेकिन अगर इस तरह की पैनिक उसमें हम एग्जिट्स लेंगे तो फिर उसके बाद जो है वो क्या लॉसेस को अगर आप रियलाइज कर लेते हैं तो फिर वहाँ से रिकवरी और री एंट्री करना काफ़ी मुश्किल होता है। एंड वी सॉ द सेम थिंग हैपनिंग with the Pakistan India episode that happened last year in May 2025, तो वहाँ पे मार्केट ने कोई 13% जैसी करेक्शन ली थी, और अब वहाँ से जो है मार्केट तकरीबन जो है वो 55% 56% जो है अप है। तो इस किस्म की उसमें पैनिक में नहीं करना चाहिए। कभी एग्जीक्यूट अपने जो भी स्ट्रेटजी होती है, अपने प्लान्स होते हैं, उनको उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। इट्स बेटर के स्टे इन्वेस्टेड, रिमेन काम, और जाहिर है एक सर्टेन आपको एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी लेके चलनी पड़ती है। एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो यू कांट बी 100% इन्वेस्टेड इन इक्विटीज एट ऑल टाइम्स, या फिर आप 100% फिक्स इनकम नहीं होगा। आपकी सर्टेन एलोकेशंस होती है डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। उस प्रोफाइलिंग के लिहाज से जो है आपकी एलोकेशंस होनी चाहिए। बट वी सजेस्ट इज के इन्वेस्टर्स जो है वो अगर उनको एग्जिट भी लेना है तो वो जहाँ पे मार्केट में रिकवरी आती है थोड़ी बहुत अपनी एलोकेशंस को ट्रिम कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट, क्योंकि इस तरह की टाइमिंग करना एपिसोड्स को वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट हियर कि अगर जैसे ही अगर कोई भी सिचुएशन होती है क्लैरिटी की तरफ आती है, विच वी फील के प्रॉब्ली इसमें अभी शॉर्ट टर्म में तो एकदम इमीडिएटली क्लैरिटी तो नहीं आएगी, बट मे बी अ फ्यू वीक्स डाउन द रोड जो है जहाँ पे
कुछ चीज़ें सीज फायर या सेटलमेंट की तरफ अगर कोई डिस्कशन स्टार्ट होते हैं तो काफ़ी इमीडिएट मार्केट का रिएक्शन होगा, क्योंकि इस ओवरऑल सिनेरियो को जो है वो ग्लोबल मार्केट्स, बोथ कमोडिटी मार्केट्स, करेंसी मार्केट्स एंड इक्विटी मार्केट्स बहुत ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो हायर ऑयल प्राइसेस को जो है वो दे कांट विथस्टैंड। अच्छा, थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा और आपने मेरे पहले सवाल के जवाब में इंटरेस्ट रेट का भी मेंशन किया था, तो अब मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग भी है। सर्विस तो यही बता रहे हैं कि मेजॉरिटी अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई जो है वो कट नहीं होगा, स्टेटस को होगा। इंक्रीज़ आप समझते हैं कि कुछ हो सकता है? बिकॉज जो इस हफ्ते टी बिल्स का ऑक्शन हुआ वहाँ पे हमने थोड़ा सा यील्ड्स को ऊपर जाते हुए देखा, तो आपका क्या एनालिसिस है इस पर? देखिए, हमारी असेसमेंट तो ये है कि इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि जो वेरिएबल्स है जिनकी बेसिस पे अगर हम ये डिसीजन देते हैं कि इंटरेस्ट रेट शुड बी इंक्रीज, देखिए क्रूड ऑयल प्राइसेस का पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट से कोई लेना देना नहीं। तो अगर पाकिस्तान यहाँ पे हाइक कर भी देता है तो इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप द इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट। और जैसे कि मैंने कहा कि इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट एटलीस्ट इनिशियली जो है वो लिमिटेड ही होगा, अनटिल अनलेस कि हम देखेंगे कि ऑयल 90 से 100 की विसिनिटी में या उसके बियॉन्ड जो है वो सस्टेन करता है फॉर अ मंथ और सो। अदरवाइज जो है उसका इम्पैक्ट जो है लिमिटेड ही आना है और ट्रांजिएंट होगा, टेम्परेरी होगा। तो और उसमें जो है आपको पता है कि ऑलरेडी जो है पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो डिमांड रिलेटेड मेजर्स जो है ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, जिसमें हमने अभी शुरू में बात की थी, फोर्टनाइटली प्राइसिंग की भी बात हो रही है। तो आई डोंट सी द नीड टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स एंड आई डोंट सी एनी बेनिफिट ऑफ इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स एट दिस पॉइंट इन टाइम। अच्छा, ये बताएं आसिफ, फॉर एग्जांपल अगर हम अभी बात करें जो ऑयल प्राइसेस हैं, हमने देखा कि वॉर से पहले, यूएस ईरान की जो वॉर से पहले अबाउट 74 ट्रेड हो रही थी, स्पेशली जो हम ब्रेंट की हम बात करें, अभी हम बात कर रहे हैं 87-88 हो गई प्राइसेस। गिवन फॉर एग्जांपल सिचुएशन वर्सन्स हियर एंड ऑयल प्राइस अगर आप देखें डिफरेंट जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेज हैं इंटरनेशनली वो कोट कर रहे हैं द ऑयल कैन गो अप टू 100-120 बैरल। हमने पहले भी देखा था जब यूएस और रशिया यूक्रेन की जब वॉर हुई थी, स्पेशली एट दैट दोज टाइम्स ऑयल टुक लीप ऑफ इतना ऊपर चले गया था। सो यू थिंक ये एक पैनिक बटन हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए अगर ऑयल प्राइसेस अगर 100 चले जाती हैं, उससे ऊपर चले जाती हैं, सो वहाँ उस वक्त क्या सिचुएशन होगी और फिर क्या होगा मार्केट पे? ये थोड़ा आप बता सकते हैं, आपका क्या व्यू है? देखिए, फॉर श्योर जो है अगर ऑयल $100 के ऊपर क्रॉस करता है, इनिशियली मार्केट्स तो आपको पता है कि वो तो फॉरन रिएक्ट कर जाती हैं, वो उनमें थोड़ी सी एक सेलिंग की अगर आपको और ग्लोबली में बात करूँ तो चीज़ ये डेफिनेटली प्ले आउट हो सकती है। बट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोटिस कि अगर आप पिछले भी एपिसोड्स देखेंगे ना स्पाइक्स के, तो वो स्पाइक्स होते हैं और फिर शार्प डिक्लाइन होते हैं। इनफैक्ट मैं अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं FY24 की बात करूँ तो FY24 में हमारे जो एवरेज क्रूड ऑयल प्राइस था वो अराउंड $83-84 पर बैरल था ब्रेंट का। और अगर मैं पीक की बात करूँ तो इट वाज बिटवीन 90s to 100s के दरमियान। तो इवन दैट पॉइंट इन टाइम जो है वो मार्केट्स ने जो है कोई बहुत ही ज़्यादा एब्नॉर्मल बिहेव नहीं किया था, लेकिन इस बार जो है फ़र्क सिर्फ ये है कि ऑब्वियसली वी आर इन अ वॉर लाइक सिचुएशन और उसमें हमें ये नहीं पता है कि ये चीज़ कहाँ पे जाके एंड होगी। तो प्रॉब्ली यहाँ पे रिएक्शन जो है थोड़ा सा उससे ज़्यादा जो है स्टिफ हो सकता है। सो येस, इफ क्रूड ऑयल प्राइस क्रॉसेस $100 a barrel and more importantly if they stay there for some time, यानी उससे इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो अगर आपको एक दफ़ा दिखने शुरू हो जाएंगे ऑन वेरियस नंबर्स, तो फिर जो है वो ज़्यादा पैनिक सेटिंग होता है। एक अगर ये एक स्पाइक होता है एंड देन थिंग्स गेट करेक्टेड, विच इज़ और व्यू के अगर स्पाइक हुआ भी तो $100 से बियॉन्ड जो है तो फिर वो फॉरन जो है वो उसमें स्पाइक के बाद जो है करेक्शन भी आ सकती है, until unless we are totally missing something or and the response from Iran and counter response from US and Israel will actually go to escalate the oil prices further and stay in the keep them in the $100+ per barrel category। तो फिर जो है वो definitely जो है मार्केट्स पे नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है। ठीक है। अच्छा आसिम, थोड़ा सा अगर हम इस सिचुएशन को एनालाइज करें, आई नो कि आप भी पॉलिटिकल और ये जो सिचुएशन है इसके एनालिस्ट नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उससे अगर हम इफ़ यू ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स नाउ, आई थिंक जो सबसे बड़ी खबर थी वो तो आ गई है बिकॉज़ जो पिछले सैटरडे को जब ये जंग शुरू हुई, क्योंकि उससे पहले थर्सडे को जो लास्ट मीटिंग हुई थी इसमें बातचीत चल रही थी, तो उसमें कहा गया था कि अब अगले मंडे को एक और राउंड ऑफ टॉक्स होगा, जो कि ऑफ कोर्स नहीं हुआ। बीच में ही हमने देखा कि जंग शुरू हो गई, तो वो उसका इम्पैक्ट हमने देख लिया कि ग्लोबल मार्केट्स पे आया, हमारी मार्केट पे भी आया। अब यहाँ से वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है कि जंग प्रोलॉन्ग हो। अब अगर इसमें हम प्रेसिडेंट ट्रम्प की कुछ बयान जो आए हैं उनको देखें तो उन्होंने कहा कि ये 4 to 5 वीक्स वो समझते हैं कि ये जंग चलेगी, तो एक हफ़्ता हो गया है
और फिर उनके ये भी बयान आ रहे हैं कि वी आर अहेड ऑफ आर टारगेट। तो अगर ये चीज़ें देखें तो आई थिंक अब मेरे हिसाब से, दिस इज़ माई ओपिनियन, मैं आपसे आपका भी ओपिनियन पूछूंगा कि आई थिंक द वर्स्ट, वी हैव सीन द वर्स्ट, जो जंग का शुरू होना था वो सबसे एक नेगेटिव चीज़ थी। अब तो अच्छी चीज़ होती है कि जी ये जंग जल्दी ख़त्म हो जाए, सीज़ फायर हो जाए, और जो भी अगर ये प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि जी वी आर अहेड ऑफ आर टारगेट्स, तो अगर उन्हें 4-5 हफ्ते कहा था तो ये दो हफ्ते में, मज़ीद 2 हफ्तों में ये चीज़ ख़त्म हो जाए। प्लस ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो अटैक्स है फ्रॉम ईरान वो भी थोड़े से कम हो गए हैं। जो मैं वेस्टर्न मीडिया को देख रहा था तो वो तो बहुत सिग्निफिकेंट नंबर बता रहे हैं कि जी मिसाइल अटैक्स जो थे दे आर डाउन 90%, ड्रोन अटैक्स आर डाउन 80%। तो इस सिचुएशन में देखते हुए, जैसे आपने भी कहा ना, अगर कोई स्पाइक आता है आप भी समझते हैं कि वो टेम्प्रेरी होगा और फिर चीज़ें सही हो जाएंगी, तो आप कैसे इस सिचुएशन को देख रहे हैं? देखिए, एक होती है एक्सपेक्टेशन ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो कैन बी एनीथिंग। देखें, वो तो उसमें आप मुख्तलिफ सिमुलेशंस, प्रोजेक्शंस को आप देख सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपका एक ओवरऑल आउटलुक क्या बनना है। देखिए, यूएस में भी आपको पता है कि आफ्टर फ्यू मंथ जो है 5-6 महीने बाद जो है मिड टर्म्स होने हैं। इस किस्म की प्रोलॉन्ग्ड अगर ये एस्केलेशन चलती है और प्रोलॉन्ग क्रूड ऑयल प्राइसेस होती हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी वी नो कि जब आपके मिड टर्म्स होते हैं या जब भी नए फ्रेश इलेक्शन होते हैं, तो इनकम्बेंसी बायस में होता यही है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसकी पॉपुलैरिटी जो होती है वो पहले ही डाउन होती है। एंड दैट इज ऑल्सो द केस विद जो करंट यूएस की गवर्नमेंट है, जिसमें ट्रम्प साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो काफ़ी डाउन है एज कम्पेयर टू व्हेन ही जॉइंड। तो और स्पेशली अगर इस किस्म की ऑयल प्राइस का हाइक जो है वो जब सब अगर आप अक्रॉस यूएस देखें तो मुख्तलिफ स्टेट में जो है 30 to 40 सेंट्स पर गैलन का इंक्रीज ऑलरेडी आ चुका है। तो दैट इज अ सब्सटेंशियल इंक्रीज। तो ऑलरेडी जो है वो यूएस की आवाम जो है उस चीज़ को हीट को फील कर रही है। तो दैट इज गोइंग टू फर्दर टैंक द पॉपुलैरिटी ऑफ द इनकम्बेंट्स, और इस वजह से जो है आई एम श्योर कि इनकी कोशिश यही होगी और हमारी एक्सपेक्टेशन भी यही है कि विद इन वीक्स जो है इस मामले को जो है वो सुलझाया जाए और नेगोशिएशंस और सीज फायर और टॉक्स किए जाए, क्योंकि हायर ऑयल प्राइसेस एंड मींस ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, सारी दुनिया के लिए मसला है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ यूएस के लिए और ना सिर्फ ईरान के लिए, इस सब के लिए मसला है। तो वी आर होपफुल के चीज़ें जो है वो टॉक्स की तरफ जाती है, नेगोशिएशंस होती हैं, सीज फायर की तरफ जाती हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ह्यूमैनिटेरियन एंगल। बट वर्स्ट के सिनेरियो की बात करते हैं तो ऑब्वियसली दैट बेसिकली मीन्स के एस्केलेशन जो है दैट कंटिन्यूज, और यूएस जो है वो ईरान जो है वो कुछ सक्सेसफुल अगर स्ट्राइक्स कर जाता है, दैट मीन्स के रिस्पॉन्स जो है ईरान का दैट वाज स्ट्रॉन्गर देन व्हाट यूएस एंड इजराइल हैड एंटिसिपेटेड। कुछ मीडिया सर्कल्स में ऐसी बात हो भी रही कि जो अभी तक ईरान का रिस्पॉन्स आया है दैट इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन व्हाट यूएस एंड इजराइल हैड एंटिसिपेटेड। तो अगर वो चीज़ कंटिन्यू करती है और कोई कुछ फर्दर सक्सेसफुल इनकी स्ट्राइक्स होती है, तो देन दैट मीन्स कि जो क्रूड ऑयल की मूवमेंट जो है दैट कैन स्टे अप और वो 100 की विसिनिटी में जाके ठहर भी सकता है। बट उसकी लाइवलीहुड जो है और उसका जो इम्प्लीकेशंस है वो थोड़े से आपको ये इंडिकेशन देते हैं कि प्रॉब्ली दिस इज नॉट व्हाट इज गोइंग टू बी द लाइकली रिजल्ट। अगर आसिफ आप ये देखें, स्पेशली इन द लास्ट मंथ और सो हमारी जो मार्केट है काफ़ी टाइम से करेक्ट हो रही है, महीने से ज़्यादा हो गया है। स्पेशली इसमें जो ऑयल स्टॉक्स हैं, स्पेशली पीपीएल एंड ओजीडीसी, ये अंडर परफॉर्म करें मार्केट को। उसका मेन रीज़न ये था कि रिको डेक में थोड़ी सी डेवलपमेंट नेगेटिव के साइड पे थी। सो गिवन की परफॉर्मेंस काफ़ी करेक्शन स्टॉक में हो गई है, ऑयल प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, तो आप स्पेसिफिकली अगर आप पीपीएल, ओजीडीसी और मारी की बात करें तो आपका क्या व्यू है ओवरऑल और स्पेशली इन रिगार्ड्स टू रिको डेक गोइंग फॉरवर्ड? जी देखिए, अगर आप ओवरऑल एनर्जी चेन की बात करें ना, आई थिंक जो ओवरऑल सिनेरियो फिलहाल डेवलप हो रहा है या इसको अगर इसी में कंटेन करके देखें कि भाई अगर आप एक ओवरऑल हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस का और उसके जो मैक्रोइकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस होती हैं उनको देखते हैं, तो ऑब्वियसली एनर्जी चेन इज वेयर यू शुड बी इन्वेस्टेड इन। इसमें एब्सोल्युटली कोई डाउट नहीं है कि ओजीडीसी हो, पाकिस्तान पेट्रोलियम हो, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स हो, हमारी पेट्रोलियम हो, इवन रिफाइनिंग की मैं बात करूँ तो रिफाइनिंग के भी मार्जिन जो है अगर आप ग्लोबली देखें ना, ग्लोबली भी जो है रिफाइनर्स ने और ऑयल कंपनीज जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस दी है। सो ओवरऑल एक एनर्जी चेन का और पाकिस्तान के केस में जो है पाकिस्तान इसके इकोनॉमिक पोटेंशियल और दूसरी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की पोटेंशियल बेनिफिशियरी हो सकती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन
पेट्रोलियम एंड डीजल प्राइसेस एंड द रिजल्टेंट इन्वेंटरी गेन्स, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ओवरऑल एनर्जी चेन जो है दैट इज गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। और उसमें जो है जहाँ तक रेकोटिक की बात है तो यस, उस वही की वजह थी जिसकी वजह से जो है वो ओजीडीसी एंड पीपीएल स्पेसिफिक जो है आपने थोड़ी सी स्टॉक करेक्शन पहले ही से देखी थी। इनफैक्ट जब ये अटैक हुआ था बलूचिस्तान में तो फिर उसके बाद जो है ये आपने इमीडिएटली जो है इनमें रिएक्शन कुछ ही अरसे बाद जो है देख लिया था, बिकॉज फिर बैरिक की स्टेटमेंट भी आ गई थी और उसमें जो है उन्होंने कुछ ये बात की थी कि वो रिव्यू करें सिचुएशन को। बट वी फील इज के एज फार एज द वर्क ऑन द ग्राउंड इज कंसर्न, उसमें तो किसी भी किस्म का किसी भी दिन जो है ना वो रुकावट नहीं आया है। और वो अगर आप टेरेन को भी देखेंगे ना तो उसका एनालिसिस करेंगे तो वो टेरेन इतनी प्लेन है कि वहाँ पे जो है वो इस किस्म की यानी कि पहाड़ वगैरह इस किस्म की चीज़ें नहीं है, इट्स प्लेन एरिया। तो उस किस्म की एक्टिविटीज करना भी नेक्स्ट टू मैं कहूँगा इम्पॉसिबल वाली बात है विदाउट सिक्योरिटी फोर्सेस गेटिंग अलर्ट इन एडवांस। तो वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन का तो एज सच डायरेक्टली कोई इस तरह का मसला नहीं है, एंड दैट इज वाई इनफैक्ट आपने देखा कि वहाँ पे उस रीजन में कोई एक्चुअली इंसिडेंट हुआ भी नहीं है डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज इंसिडेंट्स हैपनिंग इन अदर प्लेसेस ऑफ बलूचिस्तान। तो वो एरिया ऐसा है और वो टेरेन ऐसी है कि वहाँ पे जो है सिक्योरिटी सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल ही में रहेगी। अब जहाँ तक बैरिक का ताल्लुक है तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज कि आइदर बैरिक और सम अदर इंटरनेशनल पार्टनर विल कंटिन्यू बिकॉज ऑफ द फैक्ट के जब इस की फिजिबिलिटी स्टडी की गई थी तो वहाँ पे जो नंबर्स वगैरह रन किए थे विच वर वेरी अट्रैक्टिव एंड दे वर एक्चुअली रन ऑन $2,000 गोल्ड और तकरीबन $4 कॉपर की। जब तक गोल्ड जो है वो तो मोर देन डबल हो चुका है वहाँ से 5,000 एंड कॉपर इज $6 की विसिनिटी में है। तो ऑब्वियसली इसकी प्रोजेक्ट की जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है या अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फॉर पाकिस्तान एज अ होल, फॉर बलूचिस्तान प्रोविंस एज अ होल। हम बात करें तो इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है होगी एंड आई एम श्योर कि बैरिक भी जो है इस चीज़ को वेट देगा एंड वी आर होपफुल कि जो भी होगा वो इंटरनेशनल पार्टनर्स जो है वो पाकिस्तान के साथ वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये सिर्फ बैरिक नहीं है, इसमें कोई 13-14 जो है कंसोर्शियम पार्टनर्स है। तो वो मेजॉरिटी ऑफ द कंसोर्शियम पार्टनर्स हैव शोन पॉजिटिव इंटेंट एंड वी आर होपफुल कि बैरिक के साथ भी ये पॉजिटिव इंटेंट होगा। तो वी फील के यस, considering the current scenario, energy chain should be your investment avenue. ओके, ना शहबाज ने सवाल पूछा था कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। आपने कहा कि पैनिक्स ना करें, तो अगर पैनिक सेलिंग ना करें तो फिर आपकी रिकमेंडेशन है कि अगर मार्केट नीचे आती है तो अभी जैसे आपने एनर्जी चेन को मेंशन भी किया तो इन स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए इन्वेस्टर्स को, क्या स्ट्रैटेजी हो? जी, डाइवर्सिफिकेशन की तो रूल बुक यही कहती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है उसमें डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। यू शुड हैव डाइवर्सिफिकेशन विद इन द एसेट क्लासेस एंड विद इन द एसेट क्लास इटसेल्फ एज वेल। तो मतलब मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि कुछ ना कुछ आपका प्रोपोर्शन जो है अपनी एनर्जी चेन में इन्वेस्टेड होना चाहिए और वहाँ पे जो है वो आपको अगर आपको ब्रॉडर एक्सपोजर देने होते हैं तो एनर्जी फंड्स भी होते हैं मार्केट में, उनके थ्रू भी आप डायरेक्ट ब्रॉडर एक्सपोजर्स ले सकते हैं। तो दे आर अ गुड इन्वेस्टमेंट व्हीकल एट दिस पॉइंट इन टाइम। और अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करते हैं तो यस, जो एनर्जी चेन के स्टॉक्स होते हैं आप उसको थोड़ा सा टिल्ट जो है वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव चीज़ होती है एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस का यहाँ पे सस्टेन करती है और उसका मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन आते हैं विद रिगार्ड्स टू इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट एंड हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस, तो उसमें जो सेक्टर एक्चुअली बेनिफिट कर रहा होगा ऑफ दिस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन वो एक्चुअली एनर्जी चेन ही होगी, वो बेनिफिट कर रही होगी। तो यस, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिचुएशन योर बेस्ट स्ट्रेटजी वुड बी कि आपकी एलोकेशन जो है एनर्जी की तरफ शिफ्ट। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन आसिम, वो यही कि हमने देखा है कि ये सिचुएशन तो चले अभी इवॉल्व हुई है लेकिन फॉरेनर्स हैव बीन सेलिंग इन आवर मार्केट कंटिन्यूसली और अब तो जाहिर है कि ये एक और उसमें चीज़ ऐड हो गई है। तो क्या आप क्या समझते हैं कि अभी हमारी मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स की कितनी होल्डिंग है और उनके जो सेलिंग की वजह है वो सिर्फ ये सिचुएशन है, लेकिन वो उससे पहले भी जैसे मैंने कहा बेच ही रहे थे, तो कोई और भी रीज़न है? देखिए, उनकी जो एक फैक्टर ये भी था कि बाज़ फंड्स जिन्होंने अर्ली 23-24 में एंट्रीज की थी तो उनको अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान की मार्केट की परफॉर्मेंस देखी जाए, अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करें तो वो 40,000 या 27,000 से पाकिस्तान की मार्केट ने माशाल्लाह काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और रुपी भी अगर आप देखेंगे तो वो 280 के अराउंड ही स्टेबल रहा। तो वहाँ पे भी कोई इन्वेस्टर्स को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को हिट नहीं पड़ेंगे।
तो सम इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली डिसाइडेड कि वहाँ पे जो हमें गेन्स बुक करना है, बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखें ना कि देखिए एक टाइम पे 2017 की पीक के टाइम पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो थी कोई इन द विसिनी ऑफ 8 to 10 बिलियन डॉलर्स की थी, जो कि अब जैसे आपने पूछा कि क्या है, तो उसकी रेंज अबाउट 1 to 2 बिलियन डॉलर्स की मुश्किल होगी. सो अ लॉट ऑफ दैट मनी हैज ऑलरेडी एग्जिटेड पाकिस्तान, और इसमें जो है अब जो लोकल प्लेयर्स है वो एक्चुअली ज़्यादा डोमिनेटिंग फोर्स हो गए हैं. तो इवन डिस्पाइट ऑल द सेलिंग, अगर आपने थोड़ा सा नोट किया हो कि पिछले जो 2 महीने की हमने थोड़ी सी मार्केट में करेक्शन का पेस देखा था, उसमें फॉरेन सेलिंग भी थी और कुछ लोकल इंस्टीट्यूशंस की भी सेलिंग थी, और उनकी ठीक ठाक क्वांटम में सेलिंग थी, और दे माइट बिकम बायर्स एट लोअर रेट्स, यानी कि जो मार्केट के करंट रेट्स में हमने नाम भी सुना है एक्चुअली इंस्टीट्यूशंस के एक्टिव होते हैं. तो लोकल लिक्विडिटी अब ड्राइव करेगी. अब मैं नहीं समझता कि फॉरेन लिक्विडिटी जो है वो इतना बड़ा पाकिस्तान की मार्केट के परस्पेक्टिव से कोई एनी मेजर प्लेयर है. पाकिस्तान की मार्केट का बहुत ही स्मॉल परसेंटेज जो है, अगर मैं ओवरऑल मार्केट की बात करूँ तो हार्डली शायद 3-4% या 5% जो है वो मार्केट की ओनरशिप जो होगी वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास अब बची होगी. सो दैट इज ऑब्वियसली नेग्लिजिबल. जो रिमेनिंग 95% है, और फ्री फ्लो के हिसाब से मैं बात करूँ जो रिमेनिंग 70 to 80% के करीब जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, तो वो ही डिटरमिन करेंगे कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होती है. और लोकल लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव से भी मैं आपको एक चीज़ ऐड करता जाऊँ, अगर आप ओवरऑल बर्ड्स आई व्यू लेते हैं तो आई फील कि लोकल इंस्टीट्यूशंस के पास लिक्विडिटी अवेलेबल है. हम पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि म्यूचुअल फंड्स का अगर आपको एक ओवरऑल व्यू दूँ तो हार्डली 14 to 15% ऑफ द म्यूचुअल फंड्स एसेट्स आर करंटली एलोकेटेड टुवर्ड्स इक्विटीज, यानी कि ये इन्वेस्टर की एलोकेशन है, नॉट कि म्यूचुअल फंड्स ने अपने वेट्स जो है कम रखे हुए, ये इन्वेस्टर्स की एलोकेशन है. और ये हमने पीक में जो है 2017 के अराउंड जो है वो अराउंड 50 to 60% की तरफ देखा था. तो अगर आप बर्ड्स आई व्यू लेते हैं तो येस, और एलोकेशंस आर क्वाइट लो ऑन द म्यूचुअल फंड साइड. अगर आप इंश्योरेंस कंपनीज की भी बात करें या बैंक्स की भी बात करें तो उनकी एलोकेशंस क्वाइट लो है, एंड उनकी बैलेंस शीट्स ओवरऑल जो है वो साइज में पिछले 5-7 सालों में ठीक ठाक इंक्रीज कर चुकी. So local liquidity is ample. It's just about the confidence and the overall global macroeconomic situation. ज़ाहिर है किसी को भी अपने पैसे lose out करने का शौक नहीं है. So that is why the moment ये चीज़ clear होती है ना, तो you are going to see a very sharp rebound in Pakistan stock market इंशाल्लाह. अच्छा, एक सवाल मेरा लास्ट सवाल है, अगर आप देखें स्पेशली इन द मार्केट्स, जो आप सीमेंट सेक्टर की हम बात करें, काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस हमने देखी है. ऑल्दो जो लेटेस्ट रिजल्ट्स भी आए थे वो काफ़ी डिसेंट थे. तो आपकी वैसे क्या रीडिंग है ओवरऑल सीमेंट सेक्टर में, क्या नेगेटिव है जो हम कोई चीज़ मिस आउट कर रहे हैं? बिकॉज वैल्यूएशंस पहले थोड़ी स्ट्रेच आउट हो गई थी, अगर अभी आप जाके देखें वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव पॉइंट लगते हैं, एंट्री पॉइंट्स. सो व्हाट्स योर व्यू ऑन सीमेंट सेक्टर स्पेशली? जी, आई एग्री कि इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन यस यू आर राइट कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है. कुछ थोड़ा सा अगर आप देखेंगे ना तो प्राइस एप्रिसिएशन का एक एलिमेंट ये भी हुआ था कि अगर आप ऑफ लेट जो 1-2 एक्विजिशंस हुई है सेक्टर में, तो दे आल्सो प्लेड अ रोल इन स्लाइटली, यानी कि सीमेंट की जो शेयर प्राइसेस थी वो थोड़ा सा उन्होंने रैली किया था ऑन द न्यूज ऑफ एक्विजिशन एट मच हायर ईवी पर टन्स. अब मिसाल के तौर पे जो हमने एक्विजिशन देखी फॉर पायनियर सीमेंट, दैट एक्चुअली वहाँ पे जो ईवी पर टन थी एक्विजिशन रेट जो था वो अबाउट $78 to $80 की विसिनिटी में था. दैट इज क्वाइट हाई. अब यहाँ पे जो है आपके सीमेंट स्टॉक जो है वो अराउंड अबाउट $30 to $40 की विसिनिटी में फॉल कर चुके हैं. तो वो वहाँ पे जो है यस आई एग्री के वैल्यूएशन का जो है वो एंगल बिल्कुल खुलता है. द ओनली थिंग इज के जो इस वक्त ग्लोबल मैक्रोइकोनॉमिक एंड लोकल जो सिनेरियो है उसमें जो है वो थोड़ी सी, क्योंकि रिस्क ऑफ सिचुएशन होती है एंड जनरली पीपल टेंड टू गो टुवर्ड्स सेफ्टी, उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्ली जो है अभी के जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें जो है शायद आपको इतनी जल्दी यहाँ पे रिबाउंड ना मिले, अनटिल के जैसे मैंने बात की कि अगर आपको सिचुएशन रिजॉल्व होती लगती है तो उस सिनेरियो में जो सिक्लिकल्स होंगे जिनकी ज़्यादा पिटाई हो चुकी होगी, तो वहाँ पर जो आपकी शायद रिकवरी भी जो है ना वो फास्टर होगी, और क्योंकि वैल्यूएशन भी खुल चुकी है तो वहाँ पे आपको अपसाइड का रूम मिल जाएगा. और जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान की मार्केट ने कोई 190 से करेक्ट करके 150 तक का लेवल टच किया है, अभी अराउंड 96-97 ट्रेड कर रही है, तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 40,000 ऑड पॉइंट्स की करेक्शन है. इसमें जो है अब वैल्यूएशन जो है बोथ ऑन दी सेफ्टी साइड एंड बोथ ऑन दी सिक्लिकल साइड जो है वो खुल चुकी है. तो दैट इज व्हाई वी गेट दैट कंफर्ट कि जहाँ पे भी ये चीज़ें सेटल डाउन होंगी तो पाकिस्तान की मार्केट में इमीडिएटली एक शार्प रिएक्शन आएगा. वन बिकॉज ऑफ दी
अवेलेबल लिक्विडिटी, एम्पल लिक्विडिटी अवेलेबल है, क्योंकि आपके पास ऑल्टरनेट में जो है वो फिक्स इनकम की साइड पे या इवन रियल एस्टेट की साइड पे देखो, ऑफ-लेट जो रिटर्न्स रहे हैं उनकी हिस्ट्री कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। अबाउट अगर 10% के रिटर्न्स की बात करूँ और आफ्टर टैक्स, स्पेशली फॉर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल जहाँ टैक्स एप्लीकेबल होते हैं, तो 5-6% का नेट रिटर्न जो है उसको कोई ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता। इक्विटीज़ में अभी भी अगर आप देखेंगे ना तो डिविडेंड यील्ड्स भी काफ़ी शेयर्स की जो है वो अच्छी आ चुकी, तो इसीलिए भी फील के जो फंडामेंटल्स है, वैल्यूएशंस है, वो भी अंडर 8 के पाकिस्तान का पीई आ चुका है वापस, और डिविडेंड यील्ड्स वापस खासी अट्रैक्टिव हो चुकी है, और लिक्विडिटी भी अवेलेबल है। और गोरे की जैसे आपने बात की, तो वो इतनी यानी फॉरेन सेलिंग जो है वो अब यहाँ से इंक्रीमेंटली वो आ तो सकती है, बट उसके क्वांटम जो होगा वो वही लिमिटेड ही होगा, एंड दैट इज समथिंग दैट कैन इजीली बी अब्सॉर्ब बाय द मार्केट, प्रोवाइडेड कि सिचुएशन जो है वहाँ पे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिले। ठीक है आसिफ साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। और अब नजर डालते हैं अगले हफ्ते के इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे। मंडे को जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है। इसके अलावा फातिमा फर्टाइजर के रिजल्ट्स सुबह अनाउंस किए जाएंगे, बिकॉज बोर्ड मीटिंग सैटरडे को हो चुकी होगी। ट्यूसडे को ऑटो सेल्स का डेटा आएगा, और इसके अलावा IBFL के फुल ईयर के रिजल्ट्स के लिए बोर्ड मीटिंग है, और वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम की भी बोर्ड मीटिंग है ऑन ट्यूसडे। थर्सडे को एज यूजुअल फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा आएगा, और फ्राइडे को वीकली इन्फ्लेशन के नंबर्स जारी किए जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ कंपनीज अगले हफ्ते एक्स डिविडेंड होने जा रही हैं, उन पे भी नजर डाल लेते हैं। अस्करी बैंक मंडे को एक्स ही खुलेगा, ₹1.75 का डिविडेंड है। नेशनल फूड्स ₹3 का डिविडेंड है, ये 10 मार्च को एक्स डिविडेंड हो जाएगा। गनी ग्लास ₹1 का डिविडेंड है, ये भी 10 मार्च को एक्स डिविडेंड ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। कैपको ₹1.5 का डिविडेंड है, ये 13 मार्च को एक्स होगा, और बैंक अल हबीब ₹4.5 का डिविडेंड है, ये भी 13 मार्च को एक्स डिविडेंड हो जाएगा। और अब वक्त हुआ है चेस सिक्योरिटीज कैंडल टॉक का। कैंडल टॉक में हमारे साथ शर्जील अहमद मौजूद हैं, टेक्निकल एनालिस्ट एट चेस सिक्योरिटीज। शर्जील, वेलकम टू द शो। थैंक यू शुजा फॉर इनवाइटिंग मी। नाउ एक बहुत ही हमने टर्मोइल देखा है इस हफ्ते तो, और 168,000 पे इंडेक्स पिछले हफ्ते बंद हुआ था, और मंडे को सीधा 152,000 पे खुला, 16,000 पॉइंट्स नीचे फिर रिकवरी हुई है शर्जील, और वीकली क्लोजिंग 157 से ऊपर हुई है, थोड़ा सा इंकरेजिंग है। अब लेट्स सी अगर हालात वीकेंड पे थोड़े से नॉर्मली रहते हैं, कोई नेगेटिव खबर मजीद नहीं आती, तो आप क्या समझते हैं क्लोजिंग कैसी है, और अब इंडेक्स का सपोर्ट कहाँ होगा और रेजिस्टेंस कहाँ होगी? बिल्कुल, आई थिंक इस हफ्ते की जो शुरुआत थी वो काफ़ी नेगेटिव नोट पे हुई, जहाँ पे मंडे को मार्केट ने 16,000 पॉइंट्स लूज करे, विच वाज ऑलमोस्ट 9.5% की डाउनसाइड। उसके बाद फिर मार्केट ने इस दौरान जो हमने लास्ट वीक कुछ सपोर्ट लेवल्स शेयर करे थे, वो मार्केट ने ऑब्वियसली वीक के स्टार्ट में ही जो है वो ब्रीच करे। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, अगर हम चार्ट्स की तरफ चलें तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 160,000 के लेवल्स के करीब भी मेंशन कि मार्केट की एक मेजर सपोर्ट हो सकती है, जो कि इसका एक मल्टी ईयर चैनल है, उसका सपोर्ट लेवल है। आफ्टर इट ब्रोक एंड सस्टेन्ड बिलो दैट 173,000 का लेवल, इफ यू रिमेंबर, जो इसके एक राइजिंग वेज पैटर्न की का रेजिस्टेंस लेवल था, जब वो ब्रेक हुआ तो अगला मेजर सपोर्ट लेवल वाज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 160,000। तो आई थिंक वो मार्केट ने हफ्ते के शुरू में ब्रेक करा विद अ गैप डाउन ओपनिंग, और फिर इस दौरान जो मंडे को अपसाइड आई मार्केट में, उस दौरान भी उसमें भी हमने ये देखा कि मार्केट ने 159 160 पे रेजिस्टेंस ली, एंड देन इट क्लोज्ड ऑन अ लोअर लेवल। अब इस हफ्ते के दौरान हमने ये देखा कि मार्केट में जो भी अपसाइड आई तो मार्केट ने 159 से 160 के दरमियान ही रेजिस्ट करा, एक्सेप्ट फॉर द सेशन ऑफ थर्सडे, जहाँ पे मार्केट ने ऑलमोस्ट 161,210 के लेवल्स की करीब जो है वो क्लोजिंग दिखाई। बट वीकली क्लोजिंग हमने ये देखा कि 160,000 के लेवल्स के नीचे आई, तो हमने काफ़ी एक आफ्टर दैट गैप डाउन ओपनिंग काफ़ी एक रेट एक्टिविटी देखी है, जहाँ पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक हमने देखा इवेंचुअली कि इसने 160,000 के रेजिस्टेंस के नीचे ही क्लोज करा। तो आई थिंक अब गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि मार्केट अपनी एक करेक्टिव वेव में है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 5 वेव स्ट्रक्चर में इसकी तेजी की वेव थी, उसके बाद फिर ये अपनी करेक्टिव वेव में एंटर हुआ है, जिसकी पोटेंशियली ये ए वेव में है करंटली। अब इसमें व्यू ये बन रहा है मार्केट में कि 150,000 के करीब मार्केट की जो है वो गोइंग फॉरवर्ड एक की सपोर्ट लेवल रहेगा। ये वैसे साइकोलॉजिकली भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, प्लस चार्ट्स पे भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। टुवर्ड्स द अपसाइड हाउएवर हमने ये देखा कि डेली पे ऑल्दो थर्सडे के सेशन की एक्टिविटी वाज अ बिट बेटर, बट इवेंचुअली वीकली क्लोजिंग 160,000 के नीचे आई। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक में 160,000 के लेवल्स ही अहम रहेंगे।
वंस हम देखेंगे कि मार्केट अगर 160,000 के लेवल्स को ब्रेक करके उनके ऊपर सेटल करेगी तो फिर मार्केट में हम फर्दर अपसाइड देखेंगे, जिसमें 165,500 पोटेंशियली मार्केट की एक इनिशियल रेजिस्टेंस रह सकती है, जहाँ पे मार्केट अपने मंडे वाले गैप को फिल कर सकती है। अब ऑब्वियसली इसके बाद अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, सस्टेन होते हैं, तो फिर मार्केट में हम फर्दर रिकवरी भी देख सकते हैं। टुवर्ड्स द डाउनसाइड हाउएवर 150,000 के लेवल्स के करीब ही मार्केट में हम सपोर्ट बनती भी देख सकते हैं। अब ये याद रहे कि मार्केट अपनी करेक्टिव वेव में है, जिसकी पोटेंशियली फर्स्ट वेव है वेव ए, जिसमें मार्केट ने लो लगाया है इस हफ्ते के शुरू में नियर 152,000। तो अब अगर कोई भी रिकवरी बनती है इन द फॉर्म ऑफ बी वेव, इट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी उसको उसके टॉप को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे जो है वो सेल ही किया जाए, ताकि फिर हम सी वेव को जो है वो उसके बाद, क्योंकि हम सी वेव को जो है वो अनलॉक होता हुआ देखेंगे। ओके, इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करते हैं। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स फ्राइडे को एक्स डिविडेंड हो गया। अब हमने देखा है कि ये जो ईरान की सिचुएशन के बाद इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं, उसका फ़ायदा तो होगा ENPs को, लेकिन ज़ाहिर है कि ओवरऑल मार्केट प्रेशर में होगी तो ये स्टॉक्स भी प्रेशर ले सकते हैं, बट दैट इज़ येट टू बी सीन। तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड के अब आप बताइए कि चार्ट्स क्या बता रहे हैं हमको। बिल्कुल, आई थिंक ड्यूरिंग दिस वीक पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स की जो परफॉर्मेंस थी वो रिलेटिवली बेटर रही। इसमें हमने इस हफ्ते जो है वो इसको एक्स डिविडेंड भी होता हुआ देखा। फ्राइडे को इसने जो है वो क्लोज करा नियर 636.72। अब इसमें व्यू गोइंग फॉरवर्ड ये है कि अगर इसमें कोई भी डिप आता है जहाँ पे इसकी एक इनिशियल सपोर्ट है नियर 608, दिस कैन एक्ट एज इन एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट मेजर सपोर्ट इज अराउंड 580, जो कि इसका रिसेंट लो है इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो आई थिंक इसको सपोर्ट लेवल्स के करीब एक्यूमुलेट करने का ही व्यू रखना चाहिए। टुवर्ड्स दी अपसाइड हमारा ये व्यू है कि 680 के लेवल्स के करीब इसने सेकंड टाइम एज वेल अगर आप देखें तो इस हफ्ते के दौरान जो है वो टॉप डिफाइन करा था। तो 680 गोइंग फॉरवर्ड वुड एक्ट एज अ इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल फॉर द स्टॉक। अगर ये लेवल्स ब्रेक होंगे तो फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा एग्रेसिव प्राइस एक्शन होता हुआ देख सकते हैं, जहाँ पे इसका जो एक मल्टी ईयर चैनल है उसका टॉप आ रहा है 765 के लेवल्स के करीब। तो इन बेस्ट केस सिनेरियो अगर 680 के ऊपर इसके अंदर ब्रेकआउट लगता है गोइंग फॉरवर्ड और वॉल्यूम्स भी सपोर्ट करते हैं, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर एग्रेशन हो सकता है, क्योंकि मैकडीप भी यहाँ पे हमें एक बुलिश क्रॉसओवर शो कर रहा है। तो मोमेंटम इज ऑल्सो बैकिंग द स्टॉक। ओके, मूविंग ऑन टू फौजी फर्टिलाइजर कंपनी FFC भी फ्राइडे को एक्स डिविडेंड हुआ। अब इसके चार्ट्स कहाँ दिखा रहे हैं? हमने देखा था कि जो इस हफ्ते मंदी हुई तो ये 500 रुपये से भी नीचे ट्रेड हुआ, बट 497 के आसपास 495 497 के बीच में सपोर्ट नज़र आई। तो अब इसके चार्ट्स के बारे में बताइए कि इसमें सपोर्ट कहाँ होगी, रेजिस्टेंस कहाँ होगा? बिल्कुल, अगर हम FFC के चार्ट्स पे मूव करें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि FFC में अगेन हम एक मल्टी ईयर चैनल प्ले होता हुआ देख रहे हैं, जहाँ पे अब अगर आप इसको देखें तो सिंस मिड ऑफ 2024 ये इस असेंडिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। इस हफ्ते में भी जो एक डाउन साइड रही उसमें ऑलमोस्ट इसने लो डिफाइन करा नियर 496 497 एज यू हैव मेंशन्ड। तो आई थिंक अगर इसमें गोइंग फॉरवर्ड व्यू आइडियली ये रखना चाहिए कि अगर आइडियली एक्यूमुलेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है नियर द चैनल बॉटम व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 490 to 495 की रेंज, तो वहाँ पे इसको जो है वो एक्यूमुलेट करना चाहिए। एनी डिफर फ्रॉम हियर वुड बी एन एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी आइडियली नियर द चैनल बॉटम। जो सपोर्ट लेवल इसकी होगी वो 490 के करीब होगी। टुवर्ड्स दी अपसाइड हाउएवर वी एक्सपेक्ट कि 550 के लेवल्स के करीब जो इसका एक प्रीवियस असेंडिंग वेज पैटर्न था उसी की रेजिस्टेंस आएगी। तो यहाँ पे हम इसके अंदर जो है वो इनिशियली थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देख सकते हैं। हाउएवर अगर वॉल्यूम्स के साथ ये इन लेवल्स को ब्रेक करेगा तो फिर हम फर्दर एक्सटेंशन देखेंगे, जहाँ पे ये 590 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। इसमें भी अगेन मोमेंटम हमने इसके अंदर देखा है कि इसके अंदर एक करेक्टिव वेव अनलॉक हुई थी फ्रॉम द टॉप ऑफ द चैनल। तो मैकडी और जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है उनमें एक अच्छा कूल ऑफ रहा है। तो अब पोटेंशियली अगर गोइंग फॉरवर्ड इसमें मैकडी पे भी बुलिश क्रॉसओवर नजर आता है, तो दैट वुड बी एन एनकरेजिंग साइन। ओके, शर्जील, अब अटक रिफाइनरी को देख लेते हैं, बिकॉज अटक रिफाइनरी जो मेन स्टॉक्स हैं उनमें से वाहिद है जिसमें हमने देखा गेंस नज़र आए। ऑफ कोर्स मारी भी स्लाइटली प्लस बंद हुआ है वीक ऑन वीक बेसिस पे, बट अटक रिफाइनरी में काफ़ी अच्छी हमको एक्टिविटी नज़र आई है। और ये तो अब बताएं कि इसमें भी कहाँ सपोर्ट होगी, रेजिस्टेंस कहाँ होगी? जो फ्राइडे को हाई बना तकरीबन 815 के आसपास, क्या वही मेजर रेजिस्टेंस होगी? और इसमें स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंटली, इसमें चूँकि इतनी एक्टिविटी नज़र आई तो फिर इन्वेस्टर्स जो हैं, जो ट्रेडर्स जो हैं वो एंटर हो जाते हैं, तो इसमें स्टॉप लॉस ही बताएं कि कहाँ होना चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक इसमें हमने ATRL में रिलेटिवली बेटर एक्टिविटी देखी है सबसे, जहाँ पे वीक ऑन वीक बेसिस पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुआ है।
तो इसमें आइडियली स्ट्रैटेजी होगी कि अगेन सपोर्ट लेवल्स, इसके कुछ की सपोर्ट लेवल्स हैं जो फॉर फ्रेश एक्यूमुलेशन कंसिडर किए जा सकते हैं। अगर हम देखें तो 750 का लेवल इज लाइकली टू एक्ट एज इनिशियल सपोर्ट लेवल फॉर द स्टॉक, और जो एक मेजर सपोर्ट है फॉर आइडियल एक्यूमुलेशन इट्स एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 700। तो अगर ये आने वाले सेशंस में ये अपने इन सपोर्ट लेवल्स को अप्रोच करता हुआ नजर आता है तो वहाँ पे इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। अगेन 700 ये हम प्रीवियसली भी जब भी हमने ATRL के चार्ट को डिस्कस करा, वी हैव ऑलवेज डिस्कस्ड द रेलेवेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंडिंग चैनल। हमने इसके करीब इसके बॉटम के करीब अक्सर जो है वो ATRL में रिबाउंड आता हुआ देखा है। तो आई थिंक ये जो दो लेवल्स हैं सपोर्ट लेवल्स, ये गोइंग फॉरवर्ड फ्रेश एक्यूमुलेशन के लिए बेहतर रहेंगे। और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 700 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है, डेली बेसिस पे 700 के नीचे क्लोज करता है, तो उसको हम एज अ स्टॉप लॉस कंसिडर करते हुए जो है वो चल सकते हैं। टुवर्ड्स द अपसाइड हाउएवर वी एक्सपेक्ट के 820 जो इसका फ्राइडे का हाई भी था, ये एक इनिशियल रेजिस्टेंस थी। तो आई थिंक ये नेक्स्ट वीक इट वुड कंटिन्यू टू एक्ट एज इनिशियल रेजिस्टेंस। हाउएवर अगर ये लेवल्स ब्रेक होंगे तो फिर हम इसके अंदर थोड़ा एग्रेशन देख सकते हैं, जिस सूरत में हमें इसमें 920 से लेके 930 की रेंज में, अगेन ये प्रीवियसली दिस वाज अ वेरी वैलिड रेजिस्टेंस लेवल, ये अप्रोच होता हुआ नजर आ सकता है। ओके शर्जील, थैंक यू वेरी मच। और अब वक्त हुआ है एक्सपर्ट्स टेक का। सो शहबाज, बहुत मंदी देखी हमने इस हफ्ते, अब चीज़ें तो अभी भी काफ़ी अनसर्टेन हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आई थिंक एक चीज़ फॉर श्योर है कि नेक्स्ट वीक मार्केट विल बी वेरी वॉलेटाइल रह सकती है। देखें, हमने जो पहले भी मेंशन करा ड्यूरिंग द शो कि जब हाई ऑयल प्राइसेस अगर मज़ीद यहाँ से ऊपर जाती हैं तो मार्केट कैन टेक वेरी नेगेटिवली। जो अगेन हम यहाँ कुछ कह नहीं सकते कि मार्केट नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, बट डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कैसे इवॉल्व होती है US ईरान पे, वो भी डिटर्मिन कि मार्केट सेंटिमेंट ये होगा। बट एक चीज़ सर्टन एक और भी है कि बिकॉज इस करेक्शन जो हमें लेटली मार्केट में देखी है, जो आपकी वैल्यूएशन से काफ़ी अट्रैक्टिव हो गई हैं, सो फॉर इन्वेस्टर्स की एक अच्छा एक एंट्री पॉइंट है। अगर अगर कुछ चीज़ें जो पहले 9 टाइम्स पी पे चल रही थी वो 8 टाइम्स 7 टाइम्स पी पे आ गई हैं, तो स्टॉक अगर इंस्टेड ऑफ सीइंग द स्टॉक, अगर आप इंडेक्स से बेहतर है आप स्टॉक वाइज देखें तो आपकी वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है। सो मेरा ये भी है कि जब तक ये सिचुएशन US ईरान की रहती है, सो मार्केट विल बी वेरी वॉलेटाइल, और जो आपका अपसाइड वो लिमिटेड रह सकता है। बट जैसे क्लैरिटी आएगी तो देयर वी कैन सी अ वी शेप रिकवरी। राइट शहबाज, आई एग्री कि मार्केट में बहुत अनसर्टेन सिचुएशन है, और आई थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम हर इन्वेस्टर को अपना रिस्क प्रोफाइल को देख के और फिर डिसीजन लेना चाहिए। अगर बहुत रिस्क एवर्स हैं तो फिर आप वेट करें कि यहाँ से एक बड़ा डिप आता है तो जब थोड़ी सी एक्यूमुलेशन शुरू करें, और वो भी इन स्टॉक्स में जहाँ पे हमने देखा है कि एक बहुत बड़ा हमने प्राइस डिक्रीज़ देख लिया है। कुछ स्टॉक्स 30-40% नीचे आ गए हैं, और अगर वो उनकी फ्यूचर अर्निंग्स इंटैक्ट हैं तो वहाँ पे थोड़ी एक्यूमुलेशन की जा सकती है, डिपेंडिंग अगेन ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। इसके अलावा आई थिंक सबसे पहले इंटरेस्ट नज़र आएगा, जैसे भी हम अपने गेस्ट से बात की, एनर्जी चेन तो ट्रैक नज़र आती है, वो इन स्टॉक्स में इंटरेस्ट नज़र आएगा जहाँ पे अभी डिविडेंड अनाउंस हुए हुए हैं, और वो एक्स डिविडेंड होंगे अगले हफ्ते या फॉलोइंग वीक बिफोर जो ईद का हफ्ता होगा। उसमें हमको पता है कि नेशनल बैंक भी एक्स डिविडेंड होने जा रहा है। तो अगर आपको वो स्टॉक्स लेने हैं तो उन पर नज़र रखें, और डिप्स पे उन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट वंस अगेन आई वुड emphasize on this कि अपना रिस्क प्रोफाइल ज़रूर देखें और फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीक स्टॉक वॉच। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। हैव अ नाइस वीकेंड, टेक केयर, खुदा हाफिज़।